जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जो है हम जीके जीएस के मिक्स्ड प्रश्न अभी सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर अपने पास में 15 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके के, 15 साइंस के, यानी टोटल अपने पास के अंदर 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हमने पहले कर लिया, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा। अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आने वाले हैं, मैंने आपको पहले डिटेल बात कर रखी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही इजी सवाल है और ये पहले भी मैंने पूछ रखा है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले था कि अर्जुन पुरस्कार है जो किसको दिया जाता है, अब ये आ गया है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। भाई पहले जो सवाल आया था वो था अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, और सॉरी किसको दिया जाता है। तो विशिष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करा है या बहुत सारे मेडल जीते हैं या बाहर जाके हमारे देश को गौरवान्वित करा है, उनको क्या है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि अर्जुन अवार्ड कब शुरू किया गया था, यानी कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, कब से ये देना शुरू हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं 1961 के अंदर जो है अर्जुन अवार्ड देना शुरू हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। और किसे दिया जाता है, खेल के विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। भाई जो भारत में है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन आपके सामने ए 8, बी 7, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सर्वप्रथम अपने भारत के अंदर पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद 2 और बने, तो 2 और बनने के बाद में एक फिर से हटा दिया, ठीक है। अब कितने बचे हैं, तो अब 8 बचे हैं। तो ये आपको याद रखना, टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अपने पास में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। भाई भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 में बनाकर तैयार कर दिया था, ठीक है। अब ये कितने दिनों में बना था, ये आपको कमेंट करके जरूर बता देना है कि कितनों दिनों में हमारे भारत का संविधान बना था। और एक और खास बात है हमारे संविधान की कि ये विश्व के अंदर सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का जनक या संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो BR अम्बेडकर ने इनका निर्माण करा था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू कब किया गया था, 26 जैन 1950 को। 1950 में ये लागू हुआ था और इस दिन को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलता हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। भाई ऑप्शन ए गोदावरी, बी लूणी, श्री कृष्णा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लूणी नदी को जो है नमक की नदी कहा जाता है। लूणी से आप समझ गए होंगे, जो हमारे राजस्थानी लोग हैं वो तो जानते ही है लूणी क्या होती है। तो लूणी नदी को जो है नमक की नदी भी कहा जाता है। और ये कहां पर है, ये हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर बहती है। और खासकर मैं अजमेर का रहने वाला हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि हमारे अजमेर से होते हुए ये निकलती है। और नमक की नदी कहां पर, किसे कहा जाता है, लूणी नदी को कहा जाता है। कहां पड़ती है, ये राजस्थान और गुजरात के मध्य पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। भाई भगवान जो महावीर है उनका जन्म कहां हुआ, ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कपिलवस्तु और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भगवान महावीर का जो जन्म है वैशाली के अंदर हुआ था। और वैशाली कहां पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जो रघुवंश नामक है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरदास और डी वाल्मीकि जी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कालिदास ने जो है रघुवंश नामक पुस्तक की रचना करी थी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा।
अगला हमारे सामने है पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे, या पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1954 के अंदर। कब हुआ था? 1954 के अंदर हुआ था। और दोस्तों इस समझौते के लगभग 7 साल बाद यानी 1962 के अंदर जो है इस चीन ने जो है भारत पर हमला कर दिया था और इस संधि को तोड़ दिया था। तो ये भी चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये मेन चीज हो गई कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत चीन के बीच हुआ था और चीन ने जो है 1962 में भारत पर हमला कर दिया था और उस समय भारत जो है चीन से हार गया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारे सामने है 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन कहां पर हुआ था। तो ये हुआ था पेरिस के अंदर। कहां हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। इसमें भारत ने भी भाग लिया था और कुल 6 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल जीते थे, जिसमें से तो एक तो था सिल्वर मेडल और 5 थे ब्रॉन्ज मेडल। क्या थे? एक सिल्वर मेडल था, 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या करा था? इस बार सिल्वर मेडल लिया था जेवलिन थ्रो के अंदर। हालांकि उन्होंने पिछली बार से आगे फेंका था, बट इस बार तो उनसे भी आगे किसने फेंका था? पाकिस्तान का खिलाड़ी ने फेंका था। उस पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, लिख दिया? चलो आगे चलते हैं अपन। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर जो है ईद उल मिलाद यानी डी ऑप्शन राइट होगा, ईद उल मिलाद त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा कहां पर? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी बंठीड़ा और डी लुधियाना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली के अंदर है। हुमायूं कौन था? अकबर का बाप था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारे सामने है कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? भाई कौन सा भारतीय नागरिक है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 के अंदर? तो ये ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी कैलाश सत्यार्थी, सी सचिन तेंदुलकर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 2014 के अंदर जो है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार वो किसमें दिया था? शांति के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारे सामने है कि हजरत बल दरगाह जो है कहां पर स्थित है? भाई हजरत बल दरगाह कहां पर स्थित? ऑप्शन आपके सामने है, ए अजमेर, बी देवबंद, सी गुलबर्ग और डी श्रीनगर। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जिसने डी चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि श्रीनगर के अंदर जो है हजरत बल दरगाह है। ठीक है, इसके अंदर कुछ समझाने लायक नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? दोस्तों यहां पर भारत का है। ये कौन सा पूछ रहा है? यानी कि भारत देश की पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए अर्जुन अवार्ड, बी द्रोणाचार्य अवार्ड और सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और डी पद्मश्री। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है खेल के जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है और जो विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों इसका नाम चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और जिनके जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस भी मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत में जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड माना जाता है, यानी सबसे बड़ा जो खिलाड़ी को एक पुरस्कार दिया जा सकता है वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, शेर, बी बाघ, सी चीता और डी ऊंट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय सेना इतना आसान सवाल पूछती है? तो जी हाँ, भारतीय सेना इतने आसान सवाल ही पूछती है। 10th लेवल का आपका सवाल पूछा जाता है, इससे लेवल हाई नहीं जाता है। तो इतना डाउट में नहीं आने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। कई लोगों को इन सवाल के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि पशु और पक्षी के
अंदर। तो पशु का मतलब होता है जानवर, तो बाघ जानवर हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है। पक्षी हमारा कौन सा है? मोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भाई भारत की प्रथम महिला राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थी? वुमेन गवर्नर। तो ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजिनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये कहां की थी? यूपी की थी। कहां की बनी थी ये? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और ठीक है ये, और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो यहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ही रही हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर अपने जो है 15 क्वेश्चन किसके खत्म हो गए हैं? जीके के। अब अपने चलने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के लिए तैयार हो जाए। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? भाई क्वेश्चन आपके सामने है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ए रासायनिक, बी स्थितिज, सी विद्युत और डी गतिज। मैं आपको बता देता हूं कि बैटरी के अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा का क्या बोलते हैं उसे भंडारण किया जाता है। आपने देखा होगा कि बैटरी जो होती है उसके अंदर एसिड भरा जाता है। क्या भरा जाता है? एसिड भरा जाता है, यानी कि तेजाब भरा जाता है और तेजाब से वो बैटरी चार्ज होती है और उससे क्या बनता है? करंट बनता है। तो बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है? रासायनिक ऊर्जा का भंडारण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है भाई, समझ आया होगा आपको काम। अगले पर चलते हैं। तो अगला है ल्यूकीमिया रोग जो है एक मानव बीमारी है। ल्यूकीमिया जो है एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से देश को प्रभावित करती है। भाई कौन से अंग को प्रभावित करती है? ए हृदय, बी हाथ पैर, सी रक्त कोशिकाएं और डी फेफड़े। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ल्यूकीमिया बीमारी जो है हमारे रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा, आपका सही होगा ये जवाब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब यानी अम्ल है? देखो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम का नाम आ जाता है, वहां आपको याद रख लेना है कि सोडियम एक प्रकार का क्षार है तो ये नहीं हो सकता है अम्ल। KOH पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी नहीं है, सोडियम का मैंने आपको बता दे दिया। तो यहां पर आपको क्या करना है, पिछली बार इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए थे, मतलब साइंस के क्वेश्चन में डपाने वाले क्वेश्चन आए थे। देखो आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना आना चाहिए? ऑप्शन काटना आना चाहिए। आपने ऑप्शन काट दिए तो H2SO4 बचा, तो यानी H2SO4 आपका जवाब हो गया। ठीक है, H2SO4 कौन सा अम्ल होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये लिख लीजिएगा आप, H2SO4 कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तीनों ही कौन से हैं? क्षार है और H2SO4 क्या है? अम्ल है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो कौन से कण होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? ए धनात्मक यानी पॉजिटिव, बी ऋणात्मक यानी माइनस, सी यानी उदासीन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, या फिर उपरोक्त सभी यानी तीनों एक साथ धनात्मक ऋणात्मक उदासीन सारे हो जाते हैं। पर मैं आपको बता देता हूं अल्फा कण जो होते हैं धनात्मक होते हैं। जिसने ए ऑप्शन चुना उसका राइट हो जाएगा। बीटा कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अल्फा कण का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहा जाता है? भाई हमारा सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है या फिर चारों ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? इस पर परिक्रमा करते हैं। तो ये जो रास्ता होता है इस रास्ते को क्या कहते हैं? सवाल हमसे ये पूछ रहा है। तो भाई जो ये रास्ता होता है इसको कहा जाता है ऑर्बिट। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑर्बिट जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के ग्रह के रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अगला हमारे सामने आ गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पैनक्रियाज, बी थायराइड, सी यकृत और डी पीयूष। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। छोटी ग्रंथि होने के साथ साथ ये मास्टर ग्रंथि भी है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो पीयूष ग्रंथि कौन सी है? छोटी ग्रंथि है सबसे हमारे मानव शरीर की, और साथ ही साथ ये जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है और मस्तिष्क को कंट्रोल करने का यानी हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, चलना फिरने का जो कार्य होता है ये करवाती है हमसे। तो उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा।
अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि भाई जो बिजली जब गिरती है, यानी जब बरसात होती है तो बिजली गिरती है, बिजली गिरती है तो उस समय कौन सी गैस पैदा होती है। ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी क्लोरीन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब बिजली गिरती है उस समय नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गैस पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आवर्त सारणी के अंदर प्रथम नंबर पर कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो सबसे हल्का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, तो बी राइट हो जाएगा। इसका संकेत होता है H, ये भी आपको याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगला हमारे सामने आ चुका है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। भाई जो 1 किलो कैलोरी है उसमें कितनी किलो कैलोरी होती है, तो 1000 किलो कैलोरी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है। भाई ऑप्शन आपके सामने है और बताना है कि इन चारों रोगों में से कौन सा रोग दूषित भोजन या फिर खराब खाने से, यानी जो 2-3-4 दिन पुराना खाना हो जाता है उसे खा लेते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ट्यूबरक्लोसिस, बी टाइफाइड, सी चिकन फॉक्स और डी इबोला। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहा जाता है, जो दमा की बीमारी होती है। चिकन फॉक्स आपने देखा होगा, दाग हो जाती है, जिसे हमारे माताजी बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर। और इबोला जो है आंखों से संबंधित है, शायद भाषा मेरे को पता नहीं कंफर्म इबोला का तो, बट हाँ टाइफाइड जो है दूषित भोजन से होती है। और दूषित जल से अगर आपसे पूछ लेता है तो कौन सी होती है, हैजा, पैचिस। ठीक है, और बहुत सारी बीमारी है जो दूषित जल से भी होती है। अब दूषित भोजन से पूछा है तो टाइफाइड जो है दूषित भोजन से होने वाली बीमारी है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने आ चुका है कि एक मछली श्वसन के लिए क्या उपयोग में लेती है। भाई जो मछलियां होती है पानी के अंदर वो भी सांस लेती हैं। भाई हम तो नहीं ले सकते लेकिन मछलियां लेती है। हम किससे सांस लेते हैं, मुंह से, नाक से और फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब मछलियां किससे लेती है, इसका सवाल का आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने, गलफड़े, नाक, मुंह, आंख। अब दोस्तों नाक, मुंह, आंख से तो देखो अपन लेते हैं तो उम्मीद जाहिर सी बात है वो तो नहीं ले पाएंगी, तो वो किससे लेती है, गलफड़ों से सांस लेती है। किससे सांस लेती है, गलफड़े उनके गले में कुछ इस प्रकार की भगवान ने संरचना दी है भाई कि जो है गलफड़ों द्वारा वो सांस ले सकती है पानी के अंदर भी, और पानी के अंदर वो जीवित रहती है। लेकिन जब वो बाहर पानी से बाहर निकलती है तो उन गलफड़ों की मदद से वो बाहर जो है सांस नहीं ले सकती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मछलियां कौन सी सांस लेती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों पानी के अंदर पानी का सूत्र आपको पता होगा, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है पानी के अंदर, तो मछलियां भी जो है ऑक्सीजन गैस लेती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है मछलियां सांस लेती है तो कौन सी गैस को अपने अंदर लेती है, तो ऑक्सीजन को गैस को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरी गैस मत कर देना। ठीक है, ये ऑप्शन गलफड़े जो है उससे सांस लेती है, कौन सी गैस ग्रहण करती है, ऑक्सीजन ही करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि कौन सी गैस जहरीली गैस है। दोस्तों सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन। भाई ये तो नहीं हो सकती, हम लेते हैं इसको। तो बी हाइड्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इन तीन में से अपने को पता लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस है, और ये गाड़ी जो चलती है उसके जो साइलेंसर होता है उसके धुएं में जो है ये गैस निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि लाल रिबन, जो लाल कलर का जो रिबन होता है जो अपन क्या बोलते हैं उसे हाथ पर बांधते हैं, और जैसे 26 जनवरी प्रोग्राम वगैरह होते हैं जैसे रंग झंडे का रिबन होता है, उसी तरीके से जो रिबन काटते कोई उद्घाटन वगैरह करते हैं तो उस रिबन की बात कर रहा है। जब लाल रिबन को अपन हरे बल्ब पर रखते हैं, बहुत तरीके के आपने रंगीन बल्ब देखे होंगे, तो उस तरीके से यह बात कर रहा है कि लाल रिबन को जब हम हरे बल्ब पर रखते हैं तो उसकी दिखती जो ऊपर कैसी दिखाई देती जो रिबन है फिर वो कैसी दिखने लग जाती है। ऑप्शन ए काली, बी हरी, सी केसरी और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब लाल रिबन को अपन हरे बल्ब पे रखते हैं तो वो काली प्रतीत होती है। कैसी दिखती है, काली प्रतीत होती है। वो काली हो नहीं जाती, बस उसको जब अपन रखते हैं तो वो काली होने लग जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो आप ट्राई करके देख लेना। आपको क्या करना है, किसी भी लाल प्रकार की वस्तु को लेना है और हरे बल्ब के ऊपर उसको रख देना है, आपको वो काली दिखना लग जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है भाई कि मेंढक का जो हृदय होता है, मेंढक का जैसे अपने हृदय होता है उसे मेंढक का भी होता है, हर जानवर के अंदर होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो हृदय होता है उसके अंदर 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, आलिंद और विले, दाया आलिंद बाया आलिंद और दाया नीले बाया विले। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पूछ रहा है कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4। दोस्तों मैं बता देता हूं, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है भाई कि निम्न में से विस्फोटक कौन सा है। विस्फोटक कौन सा है? तो विस्फोटक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। विस्फोटक आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बारूद को कहा जाता है। ठीक है, बारूद जो होता है उसको विस्फोटक कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा विस्फोटक है? TNT, TNB, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। TNT और TNB दोनों ही विस्फोटक होते हैं, बारूद होते हैं जिनका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। एक TNT आपने देखा होगा जो लैंड माइन होते हैं, जहां पर पैर रख दिया और पैर हटाते ही फूट जाएगा। तो इस तरीके के इनमें काम में ले जाता है। तो अपने को इतना डिटेल पता नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है TNT और TNB जो एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, या कंटेस्ट याद कर लेनी है, रट लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ अपने 30 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास में बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों कल के लिए तैयार रहना। कल 8 AM अपने आने वाले हैं 100 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना। 8 AM पर अपने आने वाले हैं 100 क्वेश्चन जीके के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं आगे। 8 PM पर, यानी 8 PM पर आने वाले हैं 100 क्वेश्चन जीएस के, साइंस के, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार प्रश्न कल मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो कल की क्लास मिस ना करना है। और जो क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा उन सभी को आपको क्या करना है? उतारते हुए चलना है, याद कर लेना है। जैसे ही 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। जैसे ही 1000 फॉलोवर वहां पर हो जाएंगे, मैं आपको जो है 1000 क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा। और ये मॉडल पेपर आपको कल सुबह 8 बजे वहां पर देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।